नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान में लोकतंत्र का विकास एवं विस्तार के संबंध में। मैं हूं पीसी वर्मा और हमने अपने पहले पार्ट में अर्थात पहले जो वीडियो है उसमें देखा था कि लोकतंत्र क्या होता है और किस प्रकार से उसमें काम होता है, किस प्रकार से प्रतिनिधियों को चुना जाता है और एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि किस प्रकार से लोकतंत्र की अवधारणा लोगों के मन में आई थी। और आज हम देखेंगे, चूंकि आप जानते हैं कि जो राजनीति होता है, राजनीति एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें समाई हुई हैं। लोगों के नियम, कानून, व्यवस्थाएं, पूंजी की व्यवस्था और अन्य प्रकार की व्यवस्था, और किस प्रकार से शासन को चलाना चाहिए, किस प्रकार से देश का हित हो सकता है, उन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। और बहुत बड़े पैमाने पे राजनीति जो है एक देश की, एक राष्ट्र की विकास के पथ को और उसके आगे आने वाले समय को दिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये हम देखेंगे आज लीबिया का इतिहास। जो लीबिया है, प्राचीन समय की बात है जब लीबिया पे अधिकार हो गया था इटली का। इटली ने लीबिया को अपना उपनिवेश बना लिया था और सारे नियम कानून जो होते थे इटली के द्वारा उसी प्रकार से होते थे जिस प्रकार भारत का भी शासन होता था इंग्लैंड का। तो इसी प्रकार से वहाँ पे नियम बनते थे, चीज़ें चलती थी और धीरे धीरे लोगों ने ये महसूस करना प्रारंभ कर दिया था कि यदि देश आज़ाद हो जाता है तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और यही देखते हुए फिर आगे आने वाले समय में 10 फरवरी 1947 को उपनिवेश से ये मुक्त हुआ। लेकिन उपनिवेशवाद से मुक्त होने के बावजूद इसको, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, चूंकि उसमें वे लीबिया में इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी कि सारा कंट्रोल संभाला जा सके, तो बहुत समय तक, लगभग 3 सालों तक संयुक्त राष्ट्र संगठन ने यहाँ पे अपनी देखरेख में सारा काम कराया। और फिर बाद में 24 दिसंबर 1951 को लीबिया को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया और इस प्रकार से उसे व्यवस्था दी गई कि वो वहाँ पे अपना क्रियाकलाप कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। और फिर जब 24 दिसंबर 1951 को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई, तो अब लीबिया में राजशाही और अलग अलग व्यवस्था करने के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो मान लीजिए कोई कंपनी है जिसे चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार देश को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता थी। तो उस समय व्यवस्था की गई। तो जो वहाँ पे एक राजा थे, इदरिस उनका नाम था। इनके हाथ में देश की कमान गई, चूंकि उस समय पे शासन जो है वो कुल मिलाकर पूरी तरह से निर्धारित नहीं था कि किस प्रकार से शासन होगा। तो राजा इदरिस ने वहाँ का शासन संभाला। और इसके साथ साथ इदरिस के अलावा कुछ परिवार थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे, बहुत उनकी सशक्त भूमिका थी। तो उन्होंने शासन संभाल लिया लीबिया का और शासन करने लगे। लेकिन इस समय पे वहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं था। लोग कबीले के रूप में रहते थे, गुट बने हुए थे और वो गुट जो थे उनके प्रतिनिधि होते थे। वो एक तरह से अपना व्यवस्था देखते थे और उनके कंट्रोल में सारा कामकाज होता था। जो मुखिया होते थे, मुखिया जो ये समूह है, यदि सब कुछ परिवार जो समूह बने हुए थे, उनको वो रिपोर्टिंग करते थे एक तरह से, और इनके कारण व्यवस्था चल रही थी। लेकिन सन 1959 जो था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। इस समय पे लीबिया में तेल भंडारों की खोज हुई। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, लोग वहाँ पे कामकाज करने लगे और फिर पता चला कि तेल भंडार है। और तेल भंडार जो थे बहुत हद तक, आप जानते हैं कि प्राकृतिक गैस का जो भंडार मिला यहाँ पे,
जिसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और ये प्राकृतिक गैस और तेल की मांग जो है पूरी दुनिया में हो रही थी, क्योंकि उस समय पे बहुत सारी व्यवस्थाएं बढ़ रही थी, कल कारखाने लग रहे थे, गाड़ियां बन रही थी, गाड़ियों का आविष्कार होने लग गया था। और धीरे धीरे इन सब चीज़ों के कारण जो लीबिया है, जो लीबिया देश है, वो बहुत ही धनी होने लग गया था। चूँकि आप जानते हैं आज के समय में भी जिसके पास तेल और गैस है, जैसे सऊदी अरब इत्यादि का आपने नाम सुना होगा, जहाँ से गैस और तेल आता है, चूँकि गाड़ी हर घर में है। धीरे धीरे उस समय भी जो 1951 के बाद 1959 के आसपास गाड़ियों का आविष्कार हो गया था, कल कारखाने बन रहे थे, बहुत हद तक जो तरक्की हो रही थी उद्योगों से, उद्योग बहुत फल फूल रहे थे, और इस कारण से लीबिया बहुत अमीर होने लग गया था। तो अमीर तो हो रहा था, लेकिन जो सारी पूंजी है, धन दौलत है, वो जा रही थी यहाँ पर। तो कुछ परिवार थे, इदरीस प्लस कुछ परिवार थे, उनके पास सभी चीज़ें इकट्ठा हो रही थी। क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे, अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस के जो खदान थे और अन्य चीज़ें थी, उस पर पूरा कब्जा इनका था। तो सारा धन यहाँ से इनके पास जा रहा था। और धीरे धीरे ये जो लोग थे, तो इस समय पे कुछ आंदोलन भी उठने लगे, क्योंकि उस समय पे लोगों को ये समझ आने लगी थी कि अब लोकतंत्र की आवश्यकता है, लोगों को अपना अधिकार चाहिए। और उस समय पे कुछ क्रांतियां भी चल रही थी, जो उत्तरी अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, उसकी भी एक लहर हो रही थी। ये आप समझ सकते हैं कि जो युवा लोग होते हैं, वो अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। जैसे आप भी युवा हैं, तो आप अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे, पूरी दुनिया में क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं उसे देखकर आपको भी प्रेरणा मिलती होगी। तो इस प्रकार से उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन जो चल रहा था, उसकी प्रेरणा लीबिया के जो नौजवान थे उनको भी मिल रही थी। तो वो भी इन्हें इसको देखकर ये सोचते थे कि हमें भी इसी प्रकार से अपने देश का संचालन करना चाहिए। और जो युवा लोग थे, वो चाहते थे कि एक आधुनिक राज्य बने। चूंकि जब लोगों के मन में आ जाता है, लोग सपने देखने लगते हैं, और बड़े समूह में सपने देखते हैं, उसे पूरा करने के लिए जी जान से जुड़ जाते हैं। और यही वहाँ पे भी हुआ। जो लीबिया में लोगों का स्वप्न था कि हमारा लीबिया आधुनिक बन जाए, बहुत तरक्की करे, इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत हद तक बहुत सारी प्रथाएं थी, लोगों को, महिलाओं को पूरे अधिकार नहीं मिलते थे। और इसके साथ साथ जनता जो थी वो भी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। सारा धन संपदा जो है कुछ लोगों के पास एकत्र हो रहा था, जो धन था वो कहीं पे एकत्र होते जा रहा था कुछ खास लोगों के पास। इसे देखते हुए इन्होंने महसूस किया कि युद्ध जो है, कबाइलों के बीच में जो युद्ध होता था वो रुक जाए, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाए, जो धन का दोहन है और जो तेल और गैस का जो अधिकार है वो सभी को मिले। इस प्रकार से वहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लग गए थे। और इस विद्रोह के बीच में एक नाम आया, जिसको आपने भी कभी सुना होगा, इसे देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। और ये नाम आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, मैंने लिखा हुआ है मुअम्मर गद्दाफी। और ये थे कर्नल, सेना में इनकी बहुत अच्छी पोजीशन थी वहाँ पर लीबिया में, और बहुत हद तक कंट्रोल इन्होंने किया था, बहुत शक्तिशाली थे। इसके साथ बहुत सारे सैनिक थे, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। साथ ही साथ सेना का इनको सहयोग प्राप्त था, बहुत सारे युवा सैनिक जो थे इनके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि युवाओं का उस समय एक सपना था कि आधुनिक राज्य बने। और फिर इन्होंने मिलकर संगठन को आगे बढ़ाया, और फिर इन अफसरों ने मिलकर पूरे सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। चूँकि जो राजा थे, इदरीस जो थे, इस समय पे ये हुआ कि जब इन्होंने कंट्रोल किया, तो इदरीस जो थे वो अपना राज्य छोड़कर चले गए। चूँकि पूरा सत्ता का कंट्रोल सेना के हाथ में आ गया था। मुअम्मर गद्दाफी जो थे बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, और इन्होंने अपने संगठन का नाम फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट रखा।
जो संगठन इन्होंने बनाया उसका नाम रखा फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट, और इसके तहत वे धीरे धीरे पूरे अरब लीबिया को उन्होंने रिपब्लिक घोषित कर दिया और इसे सोशलिस्ट लीबियल अरब रिपब्लिक घोषित कर दिया। तो ये एक रिपब्लिक घोषित हो गया। सेना का समर्थन इसको पूरी तरह से था, चूंकि सेना का साथ इनको मिला, और जहाँ पे पूरी सेना का कंट्रोल होता है तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि वहाँ हालात किस प्रकार से होते हैं। और इन्होंने सब मिलकर जो क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद का नेतृत्व में इसको चलाया। आरसीसी ये नाम बहुत समय तक लीबिया में चलता रहा, और ये जो पूरा आरसीसी था, रिवोल्यूशनरी कमांडेंट काउंसिल, आरसीसी के नियंत्रण में चलाया। इसमें सेना के 12 सदस्य थे। और इन्होंने मिलकर पूरा कंट्रोल बनाकर रखा, और इसके कारण चूंकि जैसा हम जानते थे कि लीबिया कबीलों में बटी थी, लोगों के बीच संगठन नहीं था, तो जब ये कंट्रोल हुआ उस समय पे विरोध करने वाला कोई नहीं था, और गद्दाफी को बहुत अच्छा अवसर मिला कि वो उसमें पूरा कंट्रोल कर लेते थे इस पर। चूँकि सारे लोग घुमंतू कबीले के लोग थे तो उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, राजकाज करने से कोई मतलब नहीं था, वो ज़्यादा दखल भी नहीं देते थे, उनको अपना जीवन सुखमय चाहिए था। वो जिस प्रकार से अपना जीवन जीते थे उसी प्रकार जीते थे। यहाँ पे महिलाओं को भी पर्दे में रखा जाता था, और साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे कार्यों में भाग लेने नहीं दिया जाता था। तो ये उस समय पे व्यवस्था थी। अब जो आरसीसी है तो उन्होंने अपनी सरकार का गठन किया, लोगों को परिषद बनाया, लेकिन सारा जो नियम कानून होता था, जो तरीके होते थे देश को चलाने के, वो आरसीसी के द्वारा निर्धारित किए जाते थे। ये जो संगठन था, यहाँ पे जिस प्रकार हमारे देश में कई दल हैं, अलग अलग दल के लोग आते हैं, अपना अपना एजेंडा बताते हैं, मुद्दे बताते हैं, और उसके आधार पे उनको चुना जाता है कि कौन प्रमुख होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये आज के समय में हमारे यहाँ होता है, लेकिन वहाँ पे जो था उस समय पे, उसमें था आरसीसी, सब कुछ वही था, आरसीसी का ही पूरा कामकाज वहाँ पे चलता था। चूँकि आरसीसी था तो इसने बहुत सारे अच्छे काम किए, कल्याणकारी। क्योंकि वहाँ पे लीबिया में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, तेल और गैस से बहुत सारा वहाँ पे संसाधन प्राप्त था, तो कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए उन्हें बहुत आसानी हुई। जो नियंत्रण था तेल और गैस का, जो कुछ परिवारों के बीच था, अभी भी लगभग वैसा ही हिसाब किताब था, लेकिन फिर भी से सेना के द्वारा कंट्रोल हुआ। तो बहुत सारी संपदा जो है तो सैनिक सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया, और उस धन का प्रयोग किया लोगों के भलाई के लिए। जो जातियां थी, जो घूमने वाले लोग थे, उनके लिए कुछ काम किए, जो महत्वपूर्ण काम थे वो कुछ इस प्रकार से भी थे। क्योंकि हमने देखा कि कबीले के लोग थे, घुमंतू लोग थे, अब इनको उन्होंने टारगेट किया कि सबसे पहले इनके लिए अच्छा काम किया जाए, तो इनके लिए उन्होंने कृषि की जमीन दी, जिसमें साथ ही साथ सिंचाई की भी व्यवस्था थी। अब इसके कारण इन घुमंतु लोगों का जीवन अच्छा होने लगा, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा, और इसके साथ साथ और भी कई काम थे, जो कि आवास का था, स्वास्थ्य, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो कि उन्होंने उठाए और इसके लिए काम बनाया। साथ ही साथ सैनिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। हर महिला पुरुष को सैनिक शिक्षा दिया जाता था, जिसके कारण देश के हालात बहुत सुधर गए थे। क्योंकि ये जो था, ये चीज़ें, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जान आप और हम समझ सकते हैं कि यदि कहीं पर
ये सारी चीज़ें अनिवार्य रूप से लगाई जाएँ, सैनिक शिक्षा दी जाए, तो देश बहुत स्ट्रांग होगा। सैनिक शिक्षा का अर्थ होता है लोगों को अधिक से अधिक मजबूत बनाना और इस प्रकार से तैयार करना जिस प्रकार से सैनिक होते हैं, और जहाँ पे सारे के सारे लोग, पूरे देश के सभी लोग सैनिक के रूप में बनते जाएंगे, अर्थात उनका जीवन इस प्रकार से ढल जाता था। सभी को सैनिक नहीं बनाया जाता था, लेकिन सैनिकों के रूप में शिक्षा दी जाती थी कि सैनिक किस प्रकार से काम करते हैं। और इसके कारण चूंकि समाज में महिलाओं का स्थान बहुत नीचे था, तो महिलाओं को भी अच्छा स्थान दिया गया। सम्मान प्रदान किया गया, बराबरी का अधिकार दिया जाने लगा, दर्जा उनका अच्छा किया गया। साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी बहुविवाह प्रथा जो है वो बंद की गई, अर्थात एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह करते थे, इस प्रकार की व्यवस्था थी, उसे बंद किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार की चीजें हैं, जैसा ये आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिनको आपको ज़रूर नोट करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें वहाँ पे की गई जिससे लोगों की आयु जो है, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, तो आयु जो है वहाँ पे बढ़कर 50 वर्ष से बढ़कर अर्थात औसत आयु बढ़ गई 27 वर्ष। अब किसी के जीवन में 27 वर्ष की आयु बढ़ जाने का अर्थ आप निश्चित तौर पे समझ पाएंगे कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया था, लोगों के सोचने का स्तर बहुत अच्छा हो गया था। ये उस समय पे बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे। इसके बाद धीरे धीरे समय बदलते गया। जो 2011 तक हमने पहले देखा था 1951 से 2011 तक ये शासनकाल चला, जो गद्दाफी का कुल मिलाकर जो शासन था। बहुत सारे अच्छे काम हुए, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें थी जिससे लोगों को परेशानी थी। इसी कारण जो लोकतंत्र का उदय हुआ, लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, विचार कैसे आया, ये विचार है। विचार कहाँ से आया, ये बात आती है। चीज़ें अच्छी हो रही थी, कामकाज अच्छे हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो आरसीसी था वो कुल मिलाकर कुछ लोगों का समूह था जो लोगों पे शासन कर रहे थे। लोकतांत्रिक नहीं था ये। लोकतांत्रिक का अर्थ आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक जब होता है तो जनता का उसमें पूरा सहयोग रहता है, जनता का मंतव्य भी उसमें शामिल होता है, जो लोग होते हैं उनके द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, उनके द्वारा काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आरसीसी था वो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था, वो आया था सैनिक सत्ता के द्वारा, सैनिक जो हस्तक्षेप हुआ था शासन में उसके द्वारा आया था। और फिर इसी के कारण जो परिषद बनता था, मंत्रिमंडल भी बनाए जाते थे अलग अलग चीज़ों के लिए, आरसीसी का निर्णय जो होता था वो लागू किया जाता था। ये विचार जरूर किया जाता था कि इस काम को करने से जनता को लाभ होगा, लेकिन इसमें से कौन सी चीज़ के लिए जनता को ज़्यादा आवश्यकता है, जनता जिसकी मांग कर रही है वो कौन सी है, वो चीज़ें नहीं देखी जा सकती थी। जो परिषद थी, परिषद जो बनाई जाती थी, वो अपने निर्णय नहीं ले सकती थी, उन्हें आरसीसी के निर्णय को मानना पड़ता था, आरसीसी के आधार पे काम करना पड़ता था। जो लोग थे, जीवन तो अच्छा था लेकिन लोग संगठन नहीं बना सकते थे, अर्थात कोई संगठन ऐसा नहीं था जो आरसीसी के खिलाफ खड़ा हो, अर्थात संगठन नहीं बनाया जा सकता था, कोई संगठन आरसीसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। तो इसके कारण जो नेता थे उनका दमन किया जाता था, चुनौती जो देते थे, राजनीतिक जो फैसले लिए जाते थे, जो चुनौती देते थे, तो संगठन या प्रभावशाली लोग जो इसे संगठन देते, इसके विरोध में खड़े होते थे, उन्हें दबाया जाता था। और साथ ही साथ प्रेस जो था, प्रेस पर भी कंट्रोल था।
प्रेस पर कंट्रोल का अर्थ होता है कि जो सूचनाएं निकल कर आती हैं, लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, वो यहाँ से फ़िल्टर होकर आती थी आरसीसी के द्वारा। और खबरें जो थी लोगों को पेपर, समाचार, टीवी चैनल इत्यादि में जो खबरें थी वो फ़िल्टर होकर मिलती थी। जो अच्छी होती थी आरसीसी के लिए, वो खबरें, सूचनाएं मिलती थी। और इसी के कारण से लोगों में धीरे धीरे असंतोष होने लगा, धीरे धीरे वहाँ पे मध्यम वर्ग, क्योंकि देश समृद्ध हो रहा था, लोगों की आयु बढ़ रही थी, तो मध्यम वर्ग भी एक हद तक समर्थ हो रहा था। और भी जब मध्यम वर्ग के लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या बढ़ गई, तब उन्होंने इसके लिए काम करना प्रारंभ किया। लोगों के नौकरियों के अवसर जो है, शहरीकरण हो रहा था, तेजी से विकास हो रहा था, कबीलाई जीवन खत्म हो रहा था। अब जो कबीलाई जीवन था, अर्थात जो समूह बने, कबीला खत्म हो रहा था, लोग जुड़ रहे थे, एक साथ आ रहे थे। अब इस जो मध्यम वर्ग को रुचि थी व्यापार करने में, आगे बढ़ने में, और कबीला के खत्म होने के बाद वो एकत्र हो रहे थे, अर्थात कबीला वन, कबीला टू, कबीला थ्री, ये कुल मिलाकर एक साथ आ रहे थे। तो इनके कारण, संगठन आने के कारण, अब क्योंकि सभी तरह के लोग आपस में मिलजुल कर रहने लग गए। पहले जो होता था एक दूसरे से झगड़ा करते थे, अलग रहते थे, शिक्षा बढ़ा, स्वास्थ्य अच्छा हुआ, आयु बढ़ी। अब लोगों के बीच समझदारी भी बढ़ी, लोग एक साथ आने लगे, और इसी के कारण फिर लोकतंत्र का विचार और बढ़ने लगा। तो लोगों ने सरकार की निरंकुशता पे, अर्थात जो आरसीसी था उसके नियम के खिलाफ विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अब ये एक साथ जुड़ गए थे। अब ये विरोध करना प्रारंभ कर लिए थे, लेकिन जो आरसीसी है उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि लोग विरोध करें। जो भी विरोध करते थे उन्हें कुचलने का प्रयास किया जाता था, साथ ही साथ संगठन उनके द्वारा नहीं बनाया जा सकता था। अब इस बीच क्या हुआ, जो वहाँ एक दूसरा देश था, इसके ये सब तो यहाँ पे चल रहा था, तो एक दूसरा देश था, क्योंकि युवा जो थे, जिन्होंने सन 1959 में जो विद्रोह हुआ था, जो तेल की खोज हुई थी उसके बाद जो विद्रोह हुआ था, सैनिक संगठन आ गया था। तो उसके बाद एक और देश था पास में, ट्यूनीसिया। और ये हुआ 2011 के आते आते। तो 2010 में ट्यूनीसिया में एक विद्रोह हुआ, एक व्यापारी का हत्या हो गया, लीबिया का पड़ोसी देश था, वहाँ पे विद्रोह हो गया जिसकी खबरें आती थी। तो इस समय पे क्या हुआ था, दो बड़ी टेक्नोलॉजी इस समय आ चुकी थी, इंटरनेट और मोबाइल। अब जो ट्यूनीसिया में हुआ, जो विद्रोह हुआ और उसकी खबर मिली, तो वो खबरें जो थी मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन, सीरिया, सभी जगह उन बातों की खबर आने लगी। तो लीबिया के लोगों ने भी इस चीज़ों को सुना, और इसका नाम कहा जाता था अरब बसंत। जैसे ही कोई बड़ा कार्यक्रम या अलग प्रकार की चीज़ होती है तो उसको नाम देते हैं लोग, तो इसे कहा जाता था अरब बसंत। अब ये अरब बसंत क्या था, जो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की लहर वहाँ पे चल रही थी, ट्यूनीसिया में जो हुआ लोगों ने देखा, अरब बसंत के नाम से सभी देशों में ये कारोबार फैलने लगा। और इसके कारण लीबिया के अलबस बायदा नाम के शहर में जो घोटाले और अन्य चीज़ें होती थी उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। लोग वहाँ पे जो अल बायदा है, इन जगहों का और इस कार्यक्रम का आप नाम ज़रूर नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको इन सभी चीज़ों का नाम याद रहेगा तो आपको पूरा का पूरा
जो लीबिया का इतिहास है वो याद रहेगा। तो ये चल रहा था 2010 में। अरब बसंत नाम का जो कार्यक्रम हुआ था, अर्थात लहर जो है, क्रांतिकारी लहर, उसे अरब बसंत नाम दिया गया था। अल-बायदा में ये प्रारंभ हुआ, जो चीज़ें थी लीबिया में, तो वहाँ पे लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे और इसे जो अलग दे, वहाँ पे और भी आसपास के शहर जो थे, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे ये बातें फैलने लगी। इंटरनेट था, मोबाइल था, लोग बात कर लेते थे, खबर पहुँचा लेते थे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे वहाँ भी पहुँचने लगी। और फिर दूसरा जो शहर था, बेनगाजी नाम का शहर था, वहाँ भी लोगों को परेशानियाँ थी। तो ये जो शहर थे, ये पहला आपका अल-बायदा, दूसरा जो था बेनगाजी। यहाँ पे बहुत सारा बातें इस प्रकार से होने लगी। पुलिस के द्वारा बहुत हद तक इनको कुचलने का प्रयास किया गया, जो इनका आंदोलन था उसे दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब चूंकि लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, तो इसके कारण लोगों ने एक दूसरे से परेशानियों को साझा किया। ट्यूनीसिया जो था, इस बीच ट्यूनीसिया में लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब जो लीबिया के लोग थे उन्होंने भी देखा और बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन होने लगा, तो जो यूनाइटेड नेशंस था, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, ने भी इस पर दखल दिया। चूंकि बहुत सारी बातें यहाँ से निकल कर वहाँ जाने लगी, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन ने यह कहा कि जो लीबिया है वहाँ पे वायु मार्ग को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने मनाही की कि इसका आप प्रयोग मत करिए, आप दमन कुचलने के लिए। यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने भी बहुत हद तक इस पर हस्तक्षेप किया। नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। जो लीबिया है, अर्थात जो लीबिया है, वहां पर कोई भी फ्लाइट उड़ नहीं सकती है, ये यूएनओ ने कहा। लेकिन इसके बावजूद लीबिया में जो आरसीसी था, उसने इस बात को नहीं माना। वो वायु मार्ग से भी लोगों के विरोध को कुचलने का प्रयास करते रहे और इसके कारण बहुत हद तक जो दखल हुआ, गद्दाफी जो थे उन पे फिर दूसरे देशों की सेना जो यूएनओ के साथ थी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों ने हस्तक्षेप किया और इनके हस्तक्षेप के कारण जो गद्दाफी थे उनकी सत्ता का अंत हुआ और फिर यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो ये लोकतंत्र था जो वहाँ पे स्थापित हुआ। तो नवंबर 2012, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। नवंबर 2012 में चुनाव हुए, राजनीतिक दलों ने भाग लिया, 200 प्रतिनिधि चुने गए और फिर लोकतंत्र की यहाँ पे स्थापना हुई लीबिया में। और इन्होंने अपना संविधान बनाया, जो अंतरिम संविधान है उसकी व्यवस्था की। अब 2012 से आने वाले समय में लीबिया में लोकतंत्र की व्यवस्था हो गई है और ये देश चल रहा है लोकतंत्र के आधार पर। तो चूंकि आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन बहुत समय तक तानाशाही के यहाँ पे शासन था। गद्दाफी ने यहाँ पे बहुत हद तक 2011 तक अपना कंट्रोल बनाए रखा और फिर इसके बाद 2012 में चुनाव हुए। 2012 में नवंबर में सरकार का गठन हुआ और आज की स्थिति में जो लोकतंत्र का विचार है, जो लोगों के मन में था, वो विस्तार बन चुका था। विस्तार ये बना 2012 में। जो विचार था वो आप देख सकते हैं, विचार था 1947 से। लोग चाहते थे, युवा चाहते थे, आधुनिक लीबिया की स्थापना करना चाहते थे उस समय से तब तक। तो 1959 में कंट्रोल हुआ गद्दाफी का। फिर उसके बाद 2011-12 तक गद्दाफी का काम चला और फिर 12 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो बहुत लंबा समय काल था ये।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस बहुत लंबे कार्यकाल में लीबिया का हमने अभी पूरा वर्णन देखा कि किस प्रकार से विचार जो है विस्तार हुआ लोकतंत्र का जो था। तो लीबिया के लिए आज की इतना ही साथियों, हम आपसे आगे मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे म्यांमार बर्मा में क्या हुआ और फिर इस पर और चर्चा करेंगे। लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार, हमारे देश में भी लोकतंत्र है और उसके फायदे हमें मिलते हैं, हमें बहुत हद तक अपना जीवन आज़ादी पूर्वक जीने को मिलता है, क्योंकि सभी का कंट्रोल है, जनता का ही शासन है, जनता के लिए ही शासन है, जनता के द्वारा ही शासन है लोकतंत्र जो है। तो ये आज इसके लिए इतना ही साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। हम आपके लिए इसी प्रकार और वीडियो लेकर आएंगे जो आपसे जुड़ी है, आपके काम की है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।